हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करेंगे साउथ चाइना सी के बारे में। साउथ चाइना सी एक मेजर इशू है, एक मेजर एरिया है जिसको लेकर के हमेशा डिस्प्यूट रहता है। डिस्प्यूट चाइना और जो इसके नियर जो कंट्रीज हैं जो इसको घेरे हुए हैं साउथ चाइना सी को, जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये सारे जो देश हैं वो भी अपना क्लेम करते हैं किसके ऊपर? साउथ चाइना सी के ऊपर। यहाँ पर ताइवान को आप देख लीजिए, सब क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी के ऊपर। चाइना ने 9 डैश लाइन डिक्लेयर कर रखी है कि इसके अंदर वाला जो एरिया है वो मेरा है। स्पेशली जो पारासल वाला जो आइलैंड है, यहाँ पर पारासल आइलैंड, स्प्रेटले आइलैंड्स, इसके अलावा यहाँ पर जो है स्केरबर्ग, ये जो एरिया है उसके ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है। लेकिन इसके अलावा जो और कंट्रीज हैं वो भी अपना क्लेम करते हैं। क्लेम करने का जो मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारे कंट्री चाहते हैं कि साउथ चाइना सी हमारे अंडर आ जाए, उसका मेन रीज़न है कि वैल्यूएबल ऑयल और गैस डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए गए हैं। उसी को लेकर के चाइना और अदर कंट्रीज यहाँ पर अपना अपना क्लेम करते हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी की जो लोकेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की एक आर्म के रूप में एक्सटेंडेड है साउथ चाइना सी। जो साउथ चाइना सी है वो कनेक्ट होता है ताइवान स्टेट के तहत ईस्ट चाइना सी से और लुजोन स्टेट के तहत। ये फिलीपींस है और फिलीपींस का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है लुजोन, तो ये है लुजोन स्टेट। लुजोन स्टेट के तहत फिलीपींस सी से कनेक्ट होता है। तो ये साउथ चाइना सी की हमने लोकेशन देखी। अब इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्यों इतना कलह होता है साउथ चाइना सी को लेकर के। अगर साउथ चाइना सी के बारे में हम बात करें तो ये इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के तहत इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में कनेक्ट होते हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट मतलब अंकटाड की अकॉर्डिंग हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी शिपिंग होती है, जितनी ग्लोबल शिपिंग पासेज होती है, उसकी 1/3 ग्लोबल शिपिंग तो इस एरिया से पासेज होती है। मतलब ट्रिलियंस का जो ट्रेड है वो इस एरिया से होता है। इसीलिए ये जो वाटर बॉडी है वो काफ़ी जियोपॉलिटिकल, एक्सट्रीम, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है। और इसीलिए इस एरिया को लेकर के देखो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं। इस एरिया के ऊपर अगर आपका क्लेम होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर आपका क्लेम होगा। दूसरा, इस एरिया से ट्रेड काफ़ी होता है। अगर उसके ऊपर आपने क्लेम कर लिया कि साउथ चाइना सी मेरा है तो आपके यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा, वैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी आपकी कंट्री की। और इस एरिया, ये जो एरिया है वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है, तो उन दो एरियाज को भी आप गवर्न कर सकते हो। इसीलिए साउथ चाइना सी काफ़ी न्यूज़ में रहता है और प्रेजेंट टाइम में भी फिलीपींस और चाइना के बीच में कंसर्न चल रहा है इस एरिया को लेकर के कि चाइना ने काफ़ी लंबे समय से अपनी नेवी को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रखा है और फिलीपींस इस चीज़ के ऊपर इस कंसर्न क्रिएट कर रहा है कि चाइना को अपनी नेवी को यहाँ से हटाना चाहिए। तो ये हमने मैप बेस्ड एरिया को देखा। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, रिपल्स फ्रॉम यास, ये एक सेकेंड, रिपल्स फ्रॉम यास एंड सर्जिंग टाइड्स डिवास्टेड द सुंदरबंस। सुंदरबन जो एरिया, सबसे पहले तो इस आर्टिकल में जो सुंदरबन पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंदरबन की हम लोकेशन देखेंगे, उससे पहले इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो बार बार तूफान आ रहे हैं बे ऑफ बंगाल से, जो साइक्लोन्स उठ रहे हैं, जैसे कि पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे यहाँ पर इस एरिया में आ चुके हैं। जैसे फनी आया था मई 2019 को, बुलबुल नवंबर 2019, अम्फान मई 2020 और यास आ गया मई 2021। तो इस एरिया को काफ़ी डिवास्टेशन हुआ है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है ना वो काफ़ी परेशान हुई है। इन रेगुलर जो साइक्लोन्स आ रहे हैं, बार बार साइक्लोन जो इस एरिया में आ रहे हैं, तो इकोलॉजिकली जो फ्रेजाइल सुंदरबंस हैं और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है इस साइक्लोन की वजह से।
अब थोड़ा सा इस एरिया में बताया गया है कि किस तरीके से इस समय जो साइक्लोन आया, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो साइक्लोन है यास, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं जो काफ़ी सबमर्ज हो गए हैं, उनको काफ़ी परेशानी हुई है। जैसे घोरामारा यहाँ पर एक आइलैंड है और वो सी लेवल के नीचे, मतलब सी लेवल इतना बढ़ गया वाटर का कि वो सिंकिंग, डूब गया है उसके नीचे, और इसकी वजह से काफ़ी जो घर हैं, काफ़ी जो लैंड है वो हर साल पानी के नीचे जाती जा रही है। इसके अलावा हम दूसरे आइलैंड की यहाँ पर बात करें, सागर आइलैंड, ये वो आइलैंड है सुंदरबन का सबसे बिगेस्ट आइलैंड है, और यहाँ पर मकर संक्रांति के समय जो गंगा सागर मेला वो यहीं पर फिल होता है। तो इस ये जो एरिया है सागर आइलैंड, उसको भी काफ़ी मेजरली डैमेज को सफ़र करना पड़ा है। अब अगर हम सुंदरबन के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखें तो देखो, सुंदरबन एक कंटिन्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और इंडिया और बांग्लादेश के, यहाँ पर मैप देखिए, इंडिया और बांग्लादेश का जो रीजन है, कोस्टल रीजन है, बे ऑफ बंगाल से लगता हुआ, उस एरिया में फैला हुआ है। उस एरिया में जो सुंदरबन है वो फैला हुआ है। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इस एरिया को, ये जो एरिया है सुंदरबन नेशनल पार्क के रूप में डेवलप किया गया इंडिया के द्वारा। इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको 1987 में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा 2001 में यूनेस्को ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व का भी दर्जा दे दिया, और वेटलैंड कन्वेंशन के तहत वेटलैंड एरिया भी है, मतलब रामसर साइट के रूप में भी डेजिग्नेटेड है सुंदरबन एरिया। इस एरिया में अगर हम बात करें तो गैंगेटिक डॉल्फिन, एस्चुरियन क्रोकोडाइल, ओलिव रिडली टर्टल्स, ये सब कुछ पाए जाते हैं, और रॉयल बंगाल टाइगर इस एरिया में पाए जाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा एकमात्र ऐसा एरिया है जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाई जाती है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट में टाइगर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव एक तरीके की वेजिटेशन है, और हमारे इंडिया में गुजरात में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर भी मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस एरिया में मैंग्रोव पाए जाते हैं, उसके बाद में गुजरात और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर सुंदरबन पाए जाते हैं। तो ये सुंदरबन जो एरिया है उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स को हमने देखा। नेक्स्ट न्यूज, चिदम्बरम फॉर CAG ऑडिट ऑन वैक्सीन प्रोडक्शन। फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, उन्होंने ये डिमांड की है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कैग से ऑडिट होना चाहिए कि कितनी वैक्सीन हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है और कितनी उसके सप्लाई की जा रही है। तो जो वैक्सीन मिसिंग चल रही है उनकी मिस्ट्री को हम अच्छे से सुलझा सकें, लोगों में एक गुस्सा भरे, लोगों विरोध करने लगे, उससे पहले इसका ऑडिट किया जाना चाहिए कैग के द्वारा। अब ये जो कैग पॉइंट है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम बेसिक फैक्ट देखेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है कैग। ये जो कैग है वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है, और पब्लिक जो पर्स है, मतलब जनता का जो पर्स है, जो हमारा अकाउंट है, उससे कितना खर्चा करती है गवर्नमेंट, उन सब का हिसाब किताब रखता है कैग। कैग के बारे में थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बात करेंगे। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, मतलब कॉलोनियल पीरियड जब था, उस समय 1858 में ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे अंडर, हमारे ऊपर रूल था। सबसे पहले 1860 में सर एडवर्ड ड्रमोंड पहले फर्स्ट ऑडिटर जनरल थे जिनको अपॉइंट किया गया था। उसके बाद में ये जो पोस्ट है उसका नाम समय के साथ चेंज कर दिया गया, और लगभग 1884 में आकर के इसका नाम आया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर रेगुलर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसमें भी इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया। 1935 में इसकी जो पोजीशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, और जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो इस अरेंजमेंट को, मतलब ये जो कैग वाली जो पोस्ट चलती आ रही थी, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, और उसको वैसे के वैसे हमने अपना लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 148 है उसमें इसके बारे में बताया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। 1958 में स्टार्ट में जो कैग था वो जम्मू एंड कश्मीर तक उसका जो
काम था वो एक्सटेंडेड नहीं था, लेकिन 1958 में जम्मू एंड कश्मीर तक भी इसका जो जुरिडिक्शन एरिया आता है, जुरिडिक्शन एरिया, उसको जम्मू एंड कश्मीर तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये कैग के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स को देखा। अब देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो यूके में जो कैग है और हमारे इंडिया में जो कैग है उनके बीच में कुछ डिफ्रेंशिएट है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इंडिया में जो कैग है वो हमारे पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, लेकिन ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है कैग। इंडिया में जो कैग है वो हमारे, मतलब हमने खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद में जो हमारा अकाउंट्स हैं उसका अकाउंट करता है, उसका ऑडिट करता है, मतलब खर्चा करने के बाद में पोस्ट फैक्टो के रूप में। लेकिन यूके में जब भी आप कोई मनी निकालते हो, जब भी आपको कोई पैसा खर्च करना होता है, तो कैग के अप्रूवल के बिना आप कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकते हो। अगर कैग ऑफ इंडिया की बात करें तो कैग ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक ऑडिटर जनरल का रोल प्ले करता है, कंट्रोलर का उसके पास में कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में जो कैग है वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल दोनों की उसके पास में पावर होती है। तो ये हमने देखा कैग के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न की बात करें तो आर्टिकल 148 से 151 तक बताया गया है कैग के बारे में। ये कैलकुलेशन करता है। थर्ड शेड्यूल में जहाँ पर ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है, उसमें कैग के बारे में भी डिसाइड किया गया है कि कैग की ओथ एंड अफर्मेशन किस तरीके से होती है। तो ये हमने कैग के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज, GOM टू स्टडी रिलीफ फॉर कोविड एसेंशियल्स। देखो, अभी GST की मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिस्कस किया गया, स्टेट्स के द्वारा ये बोला गया कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए, जैसे कि वैक्सीन्स हैं और भी रिलीफ मटेरियल है, कोविड रिलीफ मटेरियल, इन सब के ऊपर GST नहीं लगाया जाना चाहिए। तो अब एक कमेटी बनाई गई है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी, वो एग्जामिन करेगी कि कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज जिनके ऊपर GST को हम वेव कर सकते हैं, उन सब के बारे में ये कमेटी डिसाइड करेगी और ये कमेटी सजेशन देगी और फिर उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। देखो, यहाँ पर दो न्यूज़ हैं। दो न्यूज़ में दिल्ली के बारे में बताया गया है कि दिल्ली में भी पिछले 2 महीने से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ही कम केसेज आ रहे हैं, और यहाँ पर पूरे इंडिया के बारे में दिखाया गया है कि केसेज की जो संख्या है वो कम होने लगी है। पॉजिटिविटी रेट जो हमारे इंडिया में पहले ज़्यादा थी वो अब कम हो गई है। ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया है कि देखो, वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे से हम कंपैरिजन करें तो 30.6 लाख वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की गई है 24 आवर्स में। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो रेट है वो बढ़ रही है। पॉजिटिविटी रेट जो पहले 12.5% थी, वो अब 100 टेस्ट के ऊपर जो पॉजिटिविटी केसेज आता है उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी रेट। तो इंडिया में 8.4%, 28 मई को ये डाटा है, 8.4% पॉजिटिविटी रेट। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि केसेज कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रही है और वैक्सीनेशन जो है वो बढ़ रहा है हमारे इंडिया में। देखो, यहाँ पर न्यूज़ है, विड्रॉ ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ चीफ सेक्रेटरी ममता टेल सेंटर। ममता बनर्जी और जो PM है उनके बीच में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग को लेकर के कुछ इश्यू क्रिएट हुआ। अब यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, पश्चिम बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से हटा रही है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चीफ सेक्रेटरी के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स आपको बताओगे। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल हेड होता है किसी भी स्टेट का वो होता है CM, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी। अब आपको इसके बारे में ये बताना है कि किस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। आगे भी इसी द हिंदू में 6 या 7 पेज के ऊपर पूरा कौन कौन सी जो रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाते हैं चीफ सेक्रेटरी को, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं उसके थ्रू कैसे वहाँ पर से ऑफिसर्स को रिमूव कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के बारे में वो आर्टिकल में भी बताया गया है। जब हम आगे रीड करेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि वो आर्टिकल आपको अच्छे से रीड करना है, और चीफ सेक्रेटरी के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखो, गवर्नेंस वाला जो पॉइंट है, स्पेशली हमारा मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उस समय गवर्नेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। चीफ सेक्रेटरी के बारे में आपको स्टेटमेंट दे देंगे और पूछ लेंगे चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस।
नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो ये आर्टिकल है वो रिकॉल ऑफ चीफ सेक्रेटरी अनप्रेसिडेंटेड। इस आर्टिकल में बताया गया है सारे जो डीओटीपी के जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं जो अप्लाई किए जाते हैं उन सब के बारे में तो आपको रीड करना है, और जो भी चीफ सेक्रेटरी के बारे में बेसिक फैक्ट्स है वो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट न्यूज, कोस्ट गार्ड विल गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोस्ट गार्ड जो 1971 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कोस्ट गार्ड को इस एक कॉन्सेप्ट के तहत इसको फॉर्म किया गया था कि सिर्फ जो हमारी बॉर्डर जो एरियाज हैं जो लैंड से टच होती हैं वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अलावा जो मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं वो भी इक्वली लैंड बॉर्डर्स की तुलना में, मतलब दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो दोनों को ही उनकी रक्षा करना, उनको सेफ रखना, उनकी सिक्योरिटी करना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए 1971 में कोस्ट गार्ड को फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन 1977 में जाकर के कोस्ट गार्ड बना। कोस्ट गार्ड का मेन काम ये है, जो रुस्तम जी कमेटी, उन्होंने ये विजनरी एक आइडिया दिया था कि कोस्ट गार्ड को मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, और एक इसका जो ब्लूप्रिंट है वो इसी कमेटी के तहत बाहर निकल करके आया था कि जो भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी है उसके तहत इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और कोस्ट गार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो कोस्ट गार्ड जो है उसके बारे में बोला गया है कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपनी इंडियन ओशन रीजन में ना सिर्फ अपनी सुरक्षा करेगा, बल्कि जो इंडियन ओशन रीजन में जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी सपोर्ट करेगा। अब हमारा जो कोस्ट गार्ड जो फोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है कोस्ट गार्ड, यह आपको क्लियर होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि समय के साथ में इंडिया की जो मैरीटाइम जोन्स है उसमें ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं कोस्ट गार्ड के ऊपर। ठीक है, देखो OPV ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग लॉन्च की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, इसीलिए इसी समय ये स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, 10 लाख कॉर्पस फंड फॉर एवरी चाइल्ड ऑर्फन्ड बाय कोविड-19 की वजह से ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई है और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल अनाथ हो गए हैं उनके लिए PM केयर्स फंड के तहत एक स्कीम बनाई गई है, एक कॉर्पस फंड बनाया गया है और 10 लाख हर बच्चे को दिए जाएंगे। टाइमली सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे कि बच्चे अपना स्कूल में जो अपने आसपास की केंद्रीय विद्यालय हैं या फिर कोई प्राइवेट स्कूल हैं उनमें बच्चे अपना एनरोल करवा सकते हैं, बच्चों का एनरोल करवाया जा सकता है और उनका जो भी खर्चा होगा उनकी ड्रेस को लेकर के, उनकी स्कूल फीस को लेकर के, उनकी बुक्स को लेकर के, स्टडी मटेरियल को लेकर के वो सब कुछ सरकार उठाएगी। 11 से 18 साल के जो बच्चे वो सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में भी अपना एनरोल करवा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा ऐसे बच्चों को 5 लाख तक का, और जब बच्चा 18 साल से ऊपर का हो जाएगा तो लगभग 20-22 साल की एज में वो जो 10 लाख जो फंड उनके लिए क्रिएट किया गया है वो फंड उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। पर चाइल्ड 10 लाख का कॉर्पस फंड क्रिएट किया गया है। इसके अलावा जब बच्चा 18 ईयर्स ऑफ एज गेन कर लेगा तो उस समय उनको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा देखो ये जो पैसा है जो अभी हमने डिस्कस किया कि 10 लाख का कॉर्पस फंड क्लियर किया जाएगा हर बच्चे के लिए, तो ये पैसा जब वो 23 एज को गेन अटेन करेगा उस समय ये ट्रांसफ़र किया जाएगा ये पैसा उनको। तो इस पेंडेमिक के दौरान जो ऑर्फन चाइल्ड हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक कम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल एड पैकेज लॉन्च किया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का उन बच्चों के लिए जिनकी देखभाल करने के लिए इस समय कोई भी नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, डेजलिंग द स्काईज सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम कंप्लीट 25 ईयर्स। हमारी इंडियन नेवी की जो सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसने अपने 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, इसीलिए उन्होंने साउथ एशिया, इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में एक तरीके से अपने 25 ईयर्स कंप्लीट करने के लिए उन्होंने डिस्प्ले किया, मतलब इस चीज़ को उन्होंने सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट न्यूज, 13 मोर कलेक्टर्स कैन ग्रांट सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 6 माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज से लोग या हमारे इंडिया में अगर आए हैं, कौन कौन सी वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये लोग अगर आते हैं तो उनको क्या दी जा सकती है?
सिटीजनशिप दी जा सकती है। और 13 मोर कलेक्टर्स, ये वो कलेक्टर्स हैं उस एरिया में, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, जिस एरिया में लगता है कि इस एरिया में आकर के वो लोग यहाँ पर सेटल डाउन हो गए हैं, तो वहाँ के कलेक्टर्स को ये आदेश दिया गया है कि आपको पावर है कि आप उनको सिटीजनशिप दे सकते हो। हमारे इंडिया में सिटीजनशिप कई तरीके से दी जा सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत हमारे इंडिया में सिटीजनशिप दी जाती है, और उसके सेक्शन 5 बाय रजिस्ट्रेशन और सेक्शन 6 नेचुरलाइजेशन के तहत ये जो लोग हैं वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, देखो यहाँ पर एक जनरल अवेयरनेस की न्यूज़ है कि पुलवामा अटैक में एक लेफ्टिनेंट शहीद हो गए और उनकी वाइफ निकिता कोल, वो अब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की है अपने हस्बैंड को एक तरीके से ग्रेस, उनके प्रेज के लिए, मतलब उनको सम्मान देने के लिए कि इंडियन आर्मी जो है वो एक गर्व की बात है उसको ज्वाइन करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। नर्दर्न कमांड चीफ पुट्स स्टार ऑन हर शोल्डर्स, उन्होंने ज्वाइन किया है, निकिता कोल उनका नाम है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए फॉरेन पेज से न्यूज है। फॉरेन पेज से जो न्यूज़ है वो हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था साउथ चाइना सी को लेकर के। फिलीपींस और चाइना के बीच में प्रॉब्लम चल रही है साउथ चाइना सी को लेकर के। फिलीपींस चाहता है कि साउथ चाइना सी में जो चाइना की जो प्रेजेंस है वो इलीगल है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज चाइना से लेकर के ये है, चाइना में जो एक सिटी है सर्दर्न चाइनीज सिटी ऑफ ग्वांगजू, वहाँ पर कोविड के केसेज बढ़ रहे हैं और डोर टू डोर कोरोना वायरस टेस्टिंग को फॉलो किया जा रहा है। जो इन्फेक्शन अपसर्ज हो रहा है उसी को लेकर के वहाँ पर कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों को बोला जा रहा है कि आप अपने घर पर रहिए। तो इस तरीके से दोबारा से चाइना को लग रहा था कि चाइना ने कोविड को कर्व कर लिया है, लेकिन चाइना में भी केसेज बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, वियतनाम डिटेक्ट्स न्यू हाइब्रिड वेरिएंट। कोविड का जो नया वेरिएंट है वो वियतनाम जो देश है वहाँ पर भी एक नया वेरिएंट देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए साइंस पेज से न्यूज है, आईआईटी मंडी रिसर्चर्स रिवील की SARS-CoV-2 प्रोटीन स्ट्रक्चर। आईआईटी मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, उन्होंने कोविड वायरस के जो की प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसको रिवील किया है। और ये जो रिवीलेशन जो उन्होंने किया है ना, इससे कि किस तरीके से ये वायरस जो है अपना काम करता है, उसके एक्शन को, मोड ऑफ एक्शन को अंडरस्टैंडिंग करने में ये हेल्प करेगा कि किस तरीके से ये जो डिजीज़ है उसकी सीवियरिटी होती है और रोल इन द स्प्रेड, ये प्रोटीन का क्या रोल होता है, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है, उन सब के बारे में रिवील किया गया है आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स के द्वारा। देखो उन्होंने बोला है कि कोविड-19 जो वायरस है उसका जो प्रोटीन है 16 नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं, जिसका NSP1 एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिजीज को। एक मेन जो रीजन है ना इस डिजीज को फैलने में वो है NSP1 जो इसका प्रोटीन है। ये जो NSP1 जो प्रोटीन है वायरस का, वो जो होस्ट सेल के प्रोटीन को डिस्टर्ब करता है, उसके इम्यून फंक्शन को सप्रेस करता है और उसके बाद में इसी से ये समझा जा सकता है कि जो होस्ट सेल होती है उसके इम्यून सिस्टम को वीक करके उसके ऊपर हावी हो जाता है ये कोविड-19। तो इसके बारे में ये रिसर्च किया गया है और ये रिसर्च जो है वो आगे आने वाली जो और ज़्यादा वैक्सीन डेवलप की जाएंगी, जो और ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाई जाएंगी कोविड-19 को लेकर के, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज, डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट बर्ड स्पीसीज इन वेस्टर्न हिमालय। देखो वेस्टर्न जो हिमालय है हमारा, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होने लग गई है कि वहाँ पर जो बर्ड स्पीसीज हैं, फॉरेस्ट बर्ड स्पीसीज, उनमें संख्या में कमी आने लग गई है। उत्तराखंड वाला रीजन जो वेस्टर्न हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट है, यहाँ पर काफ़ी एंडेमिक बर्ड स्पीसीज पाई जाती थी काफ़ी बड़ी संख्या में, लेकिन यहाँ पर जब स्टडी की गई और जब देखा गया कि ये जो बर्ड स्पीसीज है इनमें काफ़ी लॉस हुआ है। लॉस होने का मेन रीज़न ये है, रिसर्चर्स ने ये पाया कि 1700 से 2400 मीटर की हाइट के ऊपर जो 1285 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जिसमें बहुत सारे तरीके के लैंड यूज टाइप्स पाए जाते हैं, नेचुरल ऑक फॉरेस्ट, डिग्रेडेड ऑक फॉरेस्ट, लाइटली यूज्ड, लोपेड ऑक फॉरेस्ट, इंटेंसली यूज्ड,
पाइन फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन एरिया, साइट्स विल बिल्डिंग्स वर स्टडीड। मतलब इस जगह जो एरिया, जो नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पर थी उसका यूज किया गया और यूज़ करने के कारण इस एरिया में डिवास्टेशन होने लग गया और जो यहाँ पर एंडेमिक बर्ड स्पीसीज पाई जाती थी, जो यहाँ का बायोलॉजिकल एरिया काफ़ी रिच था, उसमें डिवास्टेशन होने लग गया है। इसका जो रिजल्ट है वो ये भी दिखाता है कि देर वाज ए लो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज इन मोनोकल्चर एरियाज एंड अर्बन साइट्स। इन सब की वजह से जो पोलिनेटर जो बर्ड्स हैं उनमें ड्रास्टिक लॉस हुआ है। और इसके अलावा ये जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है ना, इनमें इंसेक्टो वायरस जो होते थे, इंसेक्टोविरस, मोनोकल्चर एंड अर्बनाइज्ड साइट्स, इन सब की वजह से जो ग्लोबल इकोलॉजी और कंजर्वेशन, मतलब ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो इसमें पब्लिश हुए और इसमें ये माना गया कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है इस एरिया में, उसकी वजह से ये जो एरिया है वो काफ़ी डिवास्टेड हो रहा है। यहाँ पर वैक्सीन के बारे में बताया गया है कि वैक्सीन लगवाने का, देखो कोविशील्ड के बारे में स्टार्ट में जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन दी जाने लगी तो उसमें बोला गया कि 2 वैक्सीन की 2 डोज के बीच में आप 4 से 6 इंटरवल रख सकते हो, मतलब इतने सप्ताह का इंटरवल होना चाहिए। लेकिन समय के साथ में जो दोनों डोजेज के बीच में जो गैप है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले 12 वीक्स किया गया, उसके बाद में 12 to 16 वीक्स कर दिया गया। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि वैक्सीन लगवाने का जो मेन गोल है वो ये है कि जो सीवियर डिजीज और डेथ्स हो रही हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, सीरो सर्वेज लर्निंग्स। देखो जो हमारा ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो अब तक कोविड-19 को लेकर के 3 स्टडी, सीरो स्टडी करवा चुका है। और इस स्टडी में ये सामने आया कि किस तरीके से ये जो वायरस है वो एक्सपेंड हुआ और किस तरीके से एक्सपोज हुआ, कितनी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। तो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 3% टोटल पॉपुलेशन अब तक वैक्सीनेशन हुई है, फुली वैक्सीनेशन। 10.9% ऐसी पॉपुलेशन है जिन्होंने केवल 1 डोज ली है। तो ये सब कुछ ये जो सीरो सर्वे स्टडी हुई उस लर्निंग्स में सामने आया है। सीरो सर्वे जो स्टडी है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं पार्टिसिपेंट्स के और फिर उनमें जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, इस वायरस के अटैक होने के बाद में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनको चेक किया जाता है कि किस तरीके से एंटीबॉडीज़ काम कर रही हैं। तो उसी के बारे में सीरो सर्वे होता है और अब 4th नंबर का कंडक्ट करवाने वाला है ICMR। नेक्स्ट न्यूज, द सेंटर व्हाट्सएप टसल ओवर न्यू IT रूल्स। न्यू IT रूल्स मतलब इंटरमीडियरी जो होस्टेज हैं, एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जो इंटरमीडियरी रोल प्ले कर रहे हैं सोशल मीडिया ग्रुप्स, उनको लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने नए IT रूल्स बनाए थे और उन्होंने डेडलाइन दी थी कि 25 मई तक सभी को अपने ऊपर अप्लाई करना है। इसमें मेन इशू व्हाट्सएप को हुआ। व्हाट्सएप चला गया है इसमें जुडिशरी के पास में, उन्होंने केस किया है इसी के लिए ये जो नए IT रूल्स हैं उनको लेकर के। अब ये नए IT रूल्स क्या हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि कोई भी मैसेज आपके ऊपर आता है, कोई भी पोस्ट होती है और हमें लगता है कि हमें उसके बारे में सारे बेसिक फैक्ट चाहिए तो आपको प्रोवाइड करवाने होंगे। यूज़र का नेम कहाँ है, कहाँ से वो पोस्ट की गई है, उस यूज़र के बारे में और सारे बेसिक फैक्ट्स की, मान लो उसने किस किस नंबर को ब्लॉक कर रखा है, किस किस तरीके की वो अपनी जो मतलब सर्चिंग पॉइंट क्या क्या है, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाना होगा। लेकिन व्हाट्सएप को लेकर के ये कंसर्न है कि आप इस तरीके से जो प्राइवेसी है, इंडिविजुअल जो प्राइवेसी है उसमें आप घुस रहे हो, उसको आप हनन कर रहे हो। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ने, देखो व्हाट्सएप जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि आपने किसी पर्सन को मैसेज किया तो सिर्फ आप पढ़ सकते हो और जिस पर्सन को आपने मैसेज भेजा वो पर्सन उसको रीड कर सकता है। कोई भी बीच में ना ही व्हाट्सएप ना ही कोई और उसको स्टडी कर सकता है। तो इसी को लेकर के इश्यू है। व्हाट्सएप चाहता है कि प्राइवेसी बनी रहे, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जब भी उसको ज़रूरत होगी, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया जो कंट्री है उसकी सॉवरेनिटी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, तो प्राइवेसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो राइट टू प्राइवेसी बोल दिया है ना पुट्टास्वामी केस में, कि जो प्राइवेसी है वो तो फंडामेंटल राइट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो कंप्लीट नहीं है, हर किसी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं अगर कंट्री की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी की बात आ जाए तो। नेक्स्ट न्यूज,
प्रोबिंग द ओरिजिन्स ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस। देखो, कोविड-19 को लेकर के WHO की टीम जाती है चाइना पता लगाने के लिए कि चाइना में किस तरीके से आउटब्रेक हुआ है कोविड-19 को लेकर के। अब 14 मई को कुछ साइंटिस्ट एक पब्लिश करते हैं और वो ये बोलते हैं कि ये जो पेंडेमिक है इसका इन्वेस्टिगेशन दोबारा से होना चाहिए। हो सकता है कि जो वुहान जो इंस्टीट्यूट है, जो लैब है, वहाँ पर स्टडी की जा रही हो इस वायरस को लेकर के कि किस तरीके से जो जूनोटिक वायरस हैं वो इफेक्ट करते हैं, तो तभी ये स्प्लिट हुआ हो, वहाँ से लीक हुआ हो। क्योंकि सबसे पहले ये डाटा सामने आए हैं कि वुहान जो लैब है वहाँ के कुछ वर्कर्स थे वो इफेक्टेड हुए थे इस वायरस की वजह से। तो जब ये न्यूज़ सामने आती है उसके बाद में यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन चाहते हैं कि दोबारा से फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो और काफ़ी सीरियसली इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हालांकि चाइना ने हमेशा से क्लेम किया है कि बैट्स के थ्रू ये किसी और एनिमल में और उसके बाद में ह्यूमन इससे इफेक्टेड हुए हैं। अब ये बैट वाली जो थ्योरी है ना, वो क्यों इसको बार बार किया जा रहा है? देखो, कोविड-19 के जो ट्रेसेज हैं उनको जो मैच किया गया वहाँ का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उस एरिया में, तो वहाँ पर जो बैट है उनमें भी कोविड-19 के ट्रेसेज मिले और 96% तक वो ट्रेसेज आपस में मैच हुए। इसीलिए इस थ्योरी के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि ये जो कोविड-19 की जो थ्योरी है ना वो साबित हो सकती है कि बैट्स के थ्रू भी ह्यूमंस में फैली हो। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए, इस वीक में कौन कौन से जो वर्ड हैं वो न्यूज़ में रहे उसके बारे में इस आर्टिकल में आता है। तो देखो, लक्षद्वीप वाला जो लक्षद्वीप जो हमारा यूटी है वो न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं और जो रूल्स बनाए हैं उनको लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा। यहाँ पर सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं हमारे सीबीआई इन्वेस्टिगेटर सुबोध कुमार जायसवाल, वो न्यूज़ में है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।